नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम राष्ट्रपति से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था। जो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उनमें से जो पीछे के एग्जामों में आए हुए प्रश्न थे, कुछ प्रश्न हमने कर लिए थे और जो बाकी प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इनके प्रश्नों को आप गौर से देखिए और आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी जरूर करना। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न है, वो क्या है। निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ में संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जो अपना प्रश्न नंबर कुल मिलाकर के 47वां है और आज का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर ये कोटेशन दी हुई है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूँगा। तो यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या आएगा, श्रद्धा पूर्वक। जो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसके अंदर ये श्रद्धा पूर्वक जो शब्द है वो यहाँ पर खाली जगह में आ जाएगा। जो शपथ लेता है उनके अंदर ये शब्द आता है। उसी प्रकार आज का अपना दूसरा प्रश्न है, कुल मिलाकर के 48वां प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। तो पहला है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चौथा हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 2, 3 और 4 है वो सही हो जाएगा। जो द ऑप्शन है वो हमारा सही है। यहाँ पर वह संसद के निर्वाचित सदस्यों, राज्य की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। दूसरा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे 2, 3 और 4 ऑप्शन है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सही हो जाएंगे। कौन कौन भाग लेते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न नंबर 49 यहाँ पर दिया हुआ है, भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है, क्षमादान, प्रविलंबन और निलंबन किया जाना, जो अनुच्छेद 72 के तहत है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है, अंतरराज्यीय परिषदों की स्थापना करना। तो यहाँ पर जो हमारा केवल ऑप्शन 1 है वही सही है कि राष्ट्रपति का जो अपना विवेक का अधिकार है वो है क्षमा करना, प्रविलंबन और निलंबन किया जाना। ये अनुच्छेद 72 के तहत है। ये यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर। आगे अपना प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर
कि राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है, ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा, जो मंत्रिपरिषद की सहमति से होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे तीनों हैं वो सही हो जाएंगे। यहाँ पर 51वां हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो बताना है। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयक को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्य द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका हेतु पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती हो है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। और ऑप्शन यहाँ पर चौथा है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमानित या पारित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती हो तो उनके पास विधेयक को अनुमति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। 52वां जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो बीडी जत्ती ने कार्य किया था। प्रश्न यहाँ पर 53वां है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति चुनाव 2022 के रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पर 54 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 361(2) के तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे वाला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर हमारा पहला कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, राष्ट्रपति अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन 1 है वही सही हो जाएगा हमारा, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री को सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं है। आगे वाला प्रश्न है अपना, भारत की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण चूंकि सरकार का नीति वक्तव्य होता है, इसलिए सरकार ही इसका मसौदा तैयार करती है। अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार होती है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, साधारण निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल लोकसभा में होता है। तो यहाँ पर यह बात गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे वाला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में उल्लेखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है या नहीं, तो इस प्रश्न को निर्णय के लिए किसके पास भेजा जाएगा? तो ये जो प्रश्न है ये किसके पास भेजा जाएगा? तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। आगे वाला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 को निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रथम बार संशोधन किया गया? तो यहाँ पर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे वाला हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति निर्वाचन में अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के प्रस्तावकों के रूप में
और कम से कम 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। और यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक समेकित नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 25,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता है या कराता है, यानी जमा नहीं करवाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 1 है ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन में अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। आगे वाला हमारा 60वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संघ के मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय है वो जिम्मेदार है। आगे वाला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के एक साथ समवेत होने को न तो संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक और न ही लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक माना जाता है। और यहाँ पर आगे वाला हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 2 नंबर, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 87(1) के अधीन दोनों सदनों के सामने अभिभाषण देता है तो वह संसद के अंग के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे वाला हमारा प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। आगे वाला हमारा प्रश्न है दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 111 है वो ये अधिकार है प्रदान करता है। इसी प्रकार हमारे सामने दिया हुआ है आगे वाला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था, यानी उसके मत का मूल्य था वो सबसे कम था, वो कौन सा राज्य है? वो तो सिक्किम जो राज्य है उसके मत का मूल्य सबसे कम था क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है इसलिए। आगे वाला 65वां अपना प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है वो हमें बताना है। जब राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के तहत महाभियोग चलाना हो तब संसद का केवल निम्न सदन आरोप लगाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, व्यक्ति जो मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के बाद रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए हुए चुनाव में विजय हुआ है, पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए वह अपने पद पर बने रहने का हकदार होगा। और यहाँ पर सही ऑप्शन दिया हुआ, संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। और ऑप्शन 2 है, अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। हमारे सामने प्रश्न नंबर 65 का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी? यानी कौन से जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उनके समय दूसरे जो पसंद के मत हैं उनकी गणना की गई थी, क्योंकि उसमें जो प्रथम पसंद थी उनके अनुसार 50% वोटिंग है वो क्रॉस नहीं हुई थी। तो दूसरी पसंद है वो कौन सी थी? तो वीवी गिरी थी। वीवी गिरी के पक्ष में दूसरी पसंद के रूप में वोटों की गिनती की गई थी। तो ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं वो हमने देखे हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।